अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 23 में आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अगला लॉन्ग क्वेश्चन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? बेटे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना, किसी चीज़ के साइज में कमी आ जाना। अब क्वेश्चन के नेम से ही हमें पता चलता है कि किस चीज़ के साइज में कमी आनी है, लेंथेनाइड्स के साइज में कमी आनी है। वो हमने बताना है कि लेंथेनाइड्स का साइज कम क्यों होता है और कैसे होता है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेंथेनाइड किसे कहते हो? बेटे अगर आप छठे पीरियड को देखो ना, छठे पीरियड में लेंथेनम 57 के बाद बाकी जो एलिमेंट्स हैं 57 से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स हैं ये नीचे दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल के, जिन्हें हमने कहा था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 14 एलिमेंट्स हैं टोटल। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा था? क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आता था। अब हमने बताना इसमें यह है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो लेंथेनाइड से, यानी कि लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ मूव करते हो, तो इसका साइज कम होता है। ये आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस और मजबूती से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से लेंथेनाइड का साइज क्या हो गया? कम हो गया। इसी को आप कहते हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें एक छोटी सी बात और पढ़ लेते। देखिए जब लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 यानी कि 57 इलेक्ट्रॉन 57 ही प्रोटॉन, लेंथेनम के बाद 58 वाला एटॉमिक नंबर आएगा, फिर 59, फिर इसी तरह 60, फिर 61, फिर 62, फिर 63, 71 तक चलेगा। हमने पढ़ा हुआ है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से शेल नहीं बढ़ते, पढ़ा था ना। अगर शेल नहीं बढ़ते इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं लेकिन शेल नहीं बढ़ रहे। अगर इसमें आप फॉर एग्जांपल आपके पास 57 के बाद 58 वाले की एग्जांपल है तो उसमें 58 ही प्रोटॉन होंगे, 58 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब अगर शेल नहीं बढ़ रहे, शेल उतने ही हैं लेकिन न्यूक्लियस पे चार्ज तो बढ़ रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और साइज में कमी आ जाएगी। अब जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए 57 के बाद 58, इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। 58 के बाद 59 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। अब वो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, चूंकि एफ ब्लॉक है, कहाँ पे आएगा? एफ ऑर्बिटल में। और बेटे एफ ऑर्बिटल की ये खुसूसियत होती है कि इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन की वजह से साइज बढ़ जाता है। अब अगर एफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट कम है, शील्डिंग इफेक्ट इम्परफेक्ट है, पुअर है, इसका मतलब क्या होगा? कि साइज में डेफिनेटली कमी ही आएगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट नहीं ना होगा फिर साइज में डेफिनेटली कमी ही आएगी। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं लेंथेनाइड का साइज कम होता है, जिसको हम नेम देते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। द डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड्स विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, के पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेकिन साइज कम होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इसको आप नेम देते हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसकी दूसरी वजह क्या है? इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये 4f ऑर्बिटल में आएंगे और इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर है, इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से साइज बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा? कम होगा। इसको आप नेम देते हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। अब अगर इस शेल से हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से निकालना है
तो हमें एनर्जी देना पड़ेगी, हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और नतीजे में पॉजिटिव आयन बन जाएगा। आपको पता है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी की वो मिकदार जो किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर होती है, चाहिए होती है, उसे आप नेम देते हो आयोनाइजेशन एनर्जी का। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की वो मिकदार जो चाहिए होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रॉम एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस एटम। गैसियस एटम या आइसोलेटेड एटम कह सकते हो आप, कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसे आप नेम देते हो आयोनाइजेशन एनर्जी का। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये कन्वर्ट हुआ H पॉजिटिव में। जितनी एनर्जी हमने हाइड्रोजन को दी उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसकी वैल्यू है डेल्टा H, इट इज इक्वल टू 13 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे जो साइन है ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि आप एनर्जी दे रहे हो, आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है इसका मतलब एनर्जी खारिज हो रही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें समझ में आ गई कि एनर्जी की वो मिकदार जो चाहिए होती है कब, जब हम किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज। बेटे आपको पता है कि जितना एटम का साइज बड़ा होगा, जितना एटम का साइज बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये एग्जांपल है, दूसरा मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, दूसरे में 2। अब आपने ये नोट करना है कि इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन से आसानी के साथ निकाल सकते हैं या मैग्नीशियम से। आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो ज़्यादा है। मैग्नीशियम का साइज़ क्या है, वो ज़्यादा है। अगर मैग्नीशियम का साइज़ ज़्यादा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हमने निकालने हैं न्यूक्लियस से दूर है, इसका मतलब इस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन, जिस तरह हाइड्रोजन का एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अट्रैक्ट करके रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आप याद रखने के लिए इस तरह से पढ़ सकते हो कि एटॉमिक साइज जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के, यानी कि साइज ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम, साइज कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, ये भी बात होगी कि जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन मजबूती से अट्रैक्ट हुआ होगा न्यूक्लियस की तरफ, तो निकालना मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, वहाँ पे हम आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है। शील्डिंग इफेक्ट कहते हो कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से जो रिपल्जन होती है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ेगा तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा
मतलब रिपल्जन उतनी ज़्यादा होगी, उतना साइज बढ़ जाएगा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। शील्डिंग इफेक्ट कम, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। जिस तरह यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट था, आयोनाइजेशन एनर्जी कम मैग्नीशियम के लिए। हाइड्रोजन शील्डिंग इफेक्ट कम था, ना होने के इक्वल था, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। लास्ट है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल आपने पढ़ा हुआ है कि ये पहला शेल के, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम। पहला शेल के है, दूसरा एल है, तीसरा शेल एम है। अगला शेल एन होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब के शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। एल शेल में एस और पी। एम शेल में एस पी डी। एन शेल में एस पी डी एफ। तो टोटल हमारे पास ऑर्बिटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास ऑर्बिटल हो गए 4, एक एस, एक पी, एक डी, एक एफ। जिस तरह जो के शेल है वो न्यूक्लियस के करीब है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जो एल शेल है यहाँ से ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, के की निस्बत यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आसान निकलेगा। एम शेल ये न्यूक्लियस से और दूर है, यहाँ से और आसानी से निकल जाएगा। जो एन शेल है ये और दूर होगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसी तरह जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, पी ऑर्बिटल उससे दूर, डी उससे दूर, एफ ऑर्बिटल उससे दूर। तो इसका मतलब एफ से हम अगर इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में होगा तो आसानी से निकल जाएगा, डी में होगा तो थोड़ा मुश्किल निकलेगा, पी में होगा और मुश्किल निकलेगा, एस में होगा तो सबसे ज़्यादा मुश्किल निकलेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये हो गया नेचर ऑफ ऑर्बिटल। जी बेटे नेक्स्ट कुछ बात करते हैं हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज के बारे में। हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं? हायर का मतलब ज़्यादा, तो इसका मतलब अगर हमने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो उनके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आप बोलते हो हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। आई शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप कंप्लीट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखोगे, ठीक है। हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया किसी भी एटम से, फॉर एग्जांपल आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आप बोलते हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आप कहते हो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह जब 2 निकाल लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आपने, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी दैट इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह सो ऑन, इन्हें आप नेम देते हो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 12 ही प्रोटॉन होते हैं, इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा हुआ है, हर एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा? अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, बाकी 8 आ जाएंगे। जब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आप बोलते हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आप नेम देते हो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और याद रखना, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, प्रोटॉन कितने, वो 12 के 12 ही, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। इसका मतलब जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, इसका साइज कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन 11 हैं, प्रोटॉन 12 हैं। फिर न्यूक्लियस क्या करेगा, जब साइज कम हो जाएगा ना, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज कम होगा, जब साइज कम हो जाएगा फिर क्या होगा, न्यूक्लियस और मजबूती से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, कि किसी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आप नेम देते हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, आखिरी शेल से 2 निकालने थे आपने, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, Mg पॉजिटिव, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी
वो है 738 किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कितनी एनर्जी लगी? 738 किलो जूल पर मोल। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब यहाँ पे कितने रह गए? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से इसका साइज हो गया कम। आपको पता है जब साइज कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, कि दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे आप बोलते हो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन गया? Mg पॉजिटिव। अब इस Mg पॉजिटिव से जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक पॉजिटिव चार्ज पहले है, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या हो गया? मैग्नीशियम +2। अब कितनी एनर्जी लगी? अब है 1450 किलो जूल पर मोल। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था, साइज ज़्यादा था, कम एनर्जी लगाई। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, साइज कम हो गया, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी हमें। 738 की निस्बत 1450 जो है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी बेस पे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये ज़्यादा क्यों होती है? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्यों एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है पहले की निस्बत? तो इसका आंसर है व्हेन वी रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, जब हम किसी भी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं देन साइज कम हो जाता है। जब साइज कम होता है क्या होता है? दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, कि फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी फिर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सो सेकंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव इजीली, फिर क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। So that is why second ionization energy is higher than first ionization energy. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप और आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। तो हमने देखना है कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। तो इसको ना हम सिंपली इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये आपने नहीं बनानी, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। जब आपने एटॉमिक साइज वाला टॉपिक पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो ना, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस तरह हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम की एग्जांपल ली थी। हाइड्रोजन का साइज छोटा, फिर नीचे लिथियम आ गया, साइज और बड़ा, फिर सोडियम आ गया, साइज और बड़ा। आपने पढ़ा था कि जब टॉप टू बॉटम मूव करते थे साइज बढ़ता था, और इसी तरह जब लेफ्ट टू राइट मूव करते थे तो साइज कम होता जाता था। ये हमने पढ़ चुके हैं। तो जब हम ग्रुप में फिर ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा फिर क्या होगा? उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी इसका मतलब ये है कि हम उस इलेक्ट्रॉन को फिर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज इज इंक्रीज, कि एटम का साइज बढ़ता जाता है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीज। तो फिर इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके दरमियान फासला बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम होती जाती है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। आसानी से निकल जाएगा मतलब थोड़ी एनर्जी देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। 10 आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज, कम होती है इन ग्रुप टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे मूव करते हो, साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब थोड़ी एनर्जी देना पड़ती है। इसी तरह पीरियड में इसके बिल्कुल ऑपोजिट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज कम होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन साइज इज डिक्रीज, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीज। जब साइज कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव इजीली, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। फिर क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड, के पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन कंप्लीट।